डियर स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज के क्लास में तीसरी कड़ी के रूप में हम लोग मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र यानी डेजर्ट इकोसिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। आमतौर पे जो स्थलाकृतियाँ इस धरती पर पाई जाती हैं, उसमें सबसे अनुपयोगी स्थलाकृति अगर किसी चीज़ को माना जाता है तो वो मरुस्थल को माना जाता है, नहीं डेजर्ट को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले हम कि प्रकृति ने हमारे पृथ्वी पर जितनी प्रकार की स्थलाकृतियों को पैदा किया है या कहिए कि स्थलाकृतियाँ बनाया है, वो सभी हमारे लिए उपयोगी है और इसके माध्यम से जो हमारा इकोसिस्टम्स है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो संचालित होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट में भी बहुत सारी उपयोगी क्रियाकलाप होते हैं। अगर उपयोग के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ पादप और जंतु ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत सारे बीमारियों में काम आते हैं। उससे डेजर्ट के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ का अस्तित्व पाया जाता है, जो हमारे यहाँ शक्ति संसाधन का केंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस डेजर्ट का या मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है, वो जो जलवायु परिस्थिति तंत्र है इस पृथ्वी का, उसका एक परिणाम है। अगर ये जलवायु जिस ढंग से चलती है हमारी पृथ्वी पर विविधताओं के साथ, तो उसी का परिणाम है कि विविध प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं, जो जैव विविधता का आधार है। अगर एक प्रकार का जलवायु पाया जाता तो पादप और जंतुओं की यह विविधता नहीं पाई जाती जो वर्तमान समय में पाई जाती है। और पूर्व के क्लासों में ही आप देख चुके हैं कि पादप और जंतु की विविधता जितनी अधिक होगी उतना जीवन अस्थायी होगा, और पादप और जंतु की विविधता जितनी कम होगी उतना जीवन अस्थायी होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि पादप और जंतु का जो विशाल रूप है, जो बड़ा रूप है, उस बड़े रूप में जो खाद्य श्रृंखला है और ऊर्जा संवहन है, ये बड़े पैमाना पे होता है। जितना ज़्यादा जैव विविधता होगी, उतना बड़ा खाद्य श्रृंखला होगा, उतना बड़ा ऊर्जा संचार होगा, और इस कारण से जीवन में अस्थायित्व आएगा। और जैसे जैसे जैव विविधता सिमटती चली जाएगी, वैसे वैसे जीवन कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि धरती पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हम इतना उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जैव विविधता बनाए रखने में भी मरुस्थल का, डेजर्ट का काफ़ी योगदान है। तो जब हम लोग पूरा मरुस्थलीय परितंत्र या डेजर्ट इकोसिस्टम्स को पढ़ लेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि कैसे जो है वो मरुस्थल हमारे जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटीज के लिए या पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। क्लियर? तो अब हम लोग इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से नहीं, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से यदि डेजर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें विश्व में जितने महत्वपूर्ण डेजर्ट पाए जाते हैं उसका नाम पढ़ना होगा आपको, और किस देश में स्थित है वो पढ़ना होगा, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इनका क्या अनुक्रम है ये ज्योग्राफी में जानना पड़ेगा। लेकिन जब इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत डेजर्ट पढ़ते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं पढ़ते, बल्कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेजर्ट कहते किसको हैं और इसमें कौन कौन से पादप और जंतु पाए जाते हैं और वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो चीज़ एक ही है, विषय चेंज करता है तो फिर पढ़ने का तरीका भी चेंज कर जाता है। क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मरुस्थल का जो निर्माण होता है,
जो डेजर्ट बनता है उसके लिए परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, सरकमस्टांसेस होंगे, और वो परिस्थितियां यदि उपलब्ध होंगी तो डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये परिस्थितियां क्या है? पहली परिस्थिति ये है कि अल्प वर्षा होगा, अल्प वर्षा होगा। दूसरी परिस्थिति क्या है कि आर्द्रता नहीं होगी, यानी ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं होगी या कम होगी। और तीसरी परिस्थिति यह है कि तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं तो ऐसी परिस्थितियां में ही मरुस्थल का निर्माण होगा, मरुस्थल का निर्माण होगा। क्लियर? और ये मरुस्थल का जब निर्माण होगा तो इसके दो रूप होंगे। कितने रूप होंगे? दो रूप होंगे। एक रूप जो इसका होगा उसको हम लोग उष्ण मरुस्थल बोलेंगे, उष्ण मरुस्थल, यानी हॉट डेजर्ट। और दूसरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, यानी फ्रीजिड डेजर्ट। और दोनों प्रकार का जो मरुस्थल होगा उस मरुस्थल में पादप प्लस जंतु कम पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे। तो छात्रों ये हमने आपको दिया कि मरुस्थल किसे कहते हैं, डेजर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक चीज। अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल किसे कहते हैं तो आप बिना जाने हुए बोल दीजिएगा, क्या बहुत मूर्ख हैं सर आप, ये एक छोटा सा बच्चा वाला ही बात नहीं जानते हैं, जहाँ खाली बालू ही बालू होता है मरुस्थल होता है। इतना टीवी में और साक्षात घूम करके आपने नहीं देखा है। तो अगर ऐसा आप कहते हैं कि बालू बालू खाली जहाँ होता है वो मरुस्थल है, इसका मतलब ये होता है कि आप मरुस्थल का एकांगी व्याख्या कर रहे हैं। कर तो रहे हैं सही, लेकिन क्या है? एकांगी व्याख्या है। क्योंकि ऐसा कहने से जो शीत मरुस्थल है वो छूट जाता है। सिर्फ रेगिस्तानी मरुस्थल ही नहीं होते हैं, बल्कि शीत मरुस्थल है जहां बर्फ ही बर्फ ढका रहता है, तो वो छूट जाएगा आपसे। तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि मरुस्थल की सही परिभाषा या सही व्याख्या किया जाए, है ना। फ्रीज्ड का सर FREEZE होगा, FRI होगा, ठीक है। FRIDGE होगा, डी ना फ्रीज्ड FREEZED, फ्रीज से बना फ्रीज। नहीं वो वाला नहीं, फ्रीजिड ठीक, ठीक है, ऐसे देख लेंगे बाद में। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मरुस्थल को किस प्रकार से व्याख्यायित करें या परिभाषित करें। क्लियर? तो हमने जो लिखा उसमें कि मरुस्थल का निर्माण एक विशेष परिवेश में होगा। मरुस्थल जो बनेगा उसकी परिस्थितियां अलग होंगी, और तीन परिस्थितियां होंगी कि ऐसा भूक्षेत्र या ऐसा भूभाग जहां अल्प वर्षा होता हो, ना के बराबर होता हो, जैसे 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो जिन क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष और 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती हो,
तो उस वर्षा को ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन कह सकते हैं। उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और दूसरा कि जब वर्षा होगी नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्द्रता नहीं होगी, क्योंकि आर्द्रता एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भूमि पर पाए जाने वाले जल वाष्प बनकर करके वायु में जब मिल जाते हैं तो वही वायु आर्द्र वायु कहलाती है, और उससे उत्पन्न परिस्थिति आर्द्रता कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। कितनी खूबसूरत बात। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जल ना होगा या कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्द्रता भी नहीं होगी, और आर्द्रता यदि नहीं होगी तो फिर पादप का निर्माण नहीं होगा, पौधे नहीं बनेंगे। जब पौधे नहीं बनेंगे तो ऐसी परिस्थिति में फिर एक ऐसा दुष्चक्र चल जाएगा कि कभी जल नहीं होगा, जंतु भी कम पाए जाएंगे। तो एक उजाड़ क्षेत्र का परिदृश्य उपस्थित कर दे, और इसमें सहयोग क्या करता है कि तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर। यहां पर पूछते चले आपसे कि जो आपने ग्लोब देखा उसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बातें हुई थी हम लोगों के बीच में, तो हम अभी ही पूछते चले आपसे कि आप हमें ये बताइए कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किस स्थान पे तापमान पृथ्वी पर ज़्यादा पाया जाएगा? सर 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप कुछ और बोल सकते हैं? या हम ये भी बोल सकते हैं शायद 23 डिग्री नॉर्थ या साउथ। गुड, ये सही आंसर है। 0 डिग्री पर टेम्परेचर अधिक नहीं पाया जाता है। 5 डिग्री के बाद। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, और जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो फिर जो है वर्षा हो जाती है। तो इसलिए प्रतिदिन वर्षा जो हो जाती है तो उससे तापमान नहीं बढ़ पाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हवाओं का गमन होता है, बहुत गौर से सुनेगा इसको, हवाओं का जो गमन होता है वो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और हवाओं के इसी क्षैतिज गमन को पवन बोलते हैं। तो पृथ्वी के सारे अक्षांशों पे पवन चलता है, लेकिन जो 0 से 5 डिग्री का उत्तर दक्षिण का क्षेत्र है वहां पवन नहीं चलता। इसीलिए उसको शांत पेटी चलता कहते हैं। तो वहां क्या चलता है? वहां चलता है वायु धारा, एयर करंट। तो वायु धारा और एयर करंट जो चलता है उसकी दिशा लंबवत होती है, वर्टिकल होती है, यानी नीचे से ऊपर। और वही वायु जो वहां से उठता है ऊपर में, तो वो पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन गति के कारण वो घूम करके 23 डिग्री पर चला जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर जो 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है वहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। पूरा एक्सप्लेनेशन समझ गए? तो अब कभी भी आपको अपने जीवन में पूछा जाएगा तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज अभी अभी आएगी। तो आपको समझना होगा कि आखिर वहां पर मरुस्थल क्यों पाया जा रहा है। क्लियर? तो ये तीन परिस्थितियां जहां होंगी वहां मरुस्थल का निर्माण होगा। अब इस निर्माण के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं कि ये जो परिस्थितियां होगी वो उष्ण में भी होगी और शीत में भी होगी। जहां उष्णता अधिक है और जहां एकदम शीत की स्थिति है, तो जहां उष्णता अधिक है और जहां अधिक शीत की स्थिति है, तो इन दोनों जगह पर वर्षा नहीं होगा या अल्प होगा। जब वर्षा होगा तो आर्द्रता उसमें, जब वर्षा नहीं होगी तो आर्द्रता नहीं होगी। ठीक है? और तापमान पर यह है कि अगर एक जगह तापमान अधिक होगा, एक जगह तापमान कम होगा।
तो जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर उष्ण मरुस्थल का निर्माण होगा, हॉट डेजर्ट का निर्माण होगा, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर शीत मरुस्थल का निर्माण होगा, यानी फ्रीजेड डेजर्ट का निर्माण होगा। और चाहे जो डेजर्ट हो, चाहे उष्ण मरुस्थल हो या शीत मरुस्थल हो, दोनों जगहों पर पादप और जंतुओं की अल्प जाति पाई जाएगी, 2, 3, 4 बस। जैसे भूमध्य रेखा में लाखों की संख्या में पादप और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में लाखों नहीं, आप ये कर सकते हैं, हजारों में भी नहीं, 1000 नहीं, 100 में भी नहीं आप कर सकते। यानी 2 और 4 प्रकार की प्रजातियां पादप की भी और 2-4 प्रकार की प्रजातियां जंतु की भी पाई जाती। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जीवन के अनुकूल वो परिवेश नहीं है, जीवन जीने के अनुरूप वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। लेकिन उस पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता यह है कि दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में ये मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग करती है। अगर ये पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हो तो फिर दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र का जलवायु प्रणाली बिगड़ जाएगा। इसलिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनती है। क्लियर? तो अभी तक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डेजर्ट, यानी डेजर्ट क्या है। ठीक है, अब देखिए कि सर वहाँ पे FREEZ कर दीजिए। FREEZ तो हम फ्रीज हुआ भाई, ये ठीक हम लिखे हैं फ्रीजेड। ये आप बाद में देखिएगा, हम आपको दिखला देंगे। ठीक है, अब देखिए कि मरुस्थल निर्माण का स्थल, मरुस्थल निर्माण का स्थल, ठीक है ना। तो ये पूरे पृथ्वी पर सभी जगह इसका निर्माण नहीं होगा। इसका जो निर्माण होगा वो पहला के 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाएगा। ठीक है, और यह दोनों गोलार्धों में, ये नहीं कि सिर्फ एक गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध, यानी हेम्स्फेयर, हेम्स्फेयर। ठीक है, और तीसरा के महाद्वीप के पश्चिमी तट पे पाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और चौथा के संपूर्ण पृथ्वी के 1/17 भाग, 1/7वां भाग, सॉरी, या 15% पर इसकी उपस्थिति पाई जाती है।
पाई जाती। ठीक है, तो अब यह है कि जो हमारा ग्लोब है, उस ग्लोब या जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सभी स्थानों पे मरुस्थल नहीं पाया जाएगा। जो इसके निर्माण की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां जहां पर उत्पन्न होती हैं, वहीं पर अधिकांशतः मरुस्थल का निर्माण होगा या पाया जाता है। इस परिस्थिति से हट करके अन्य जगहों पे यदि मरुस्थल पाए जा रहे हैं, तो वो स्थानीय परिवेश उसके लिए उत्तरदायी है और वो अपवाद के रूप में माना जा सकता है। वरना अधिकांश मरुस्थल इस परिवेश के अनुसार इन्हीं जगहों पे पाई जाएगी। अब किन जगहों पे पाई जाएगी देखिए आप, तो पहला है कि मरुस्थल अधिकांशतः जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, वो 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। अगर इसको नहीं समझे होंगे और आपसे पूछ दिया जाएगा ये कि मरुस्थल कहां पर अधिकांशतः पाए जाएंगे, तो आप बोल दीजिएगा 0 डिग्री पर कहा है, तो तापमान अधिक वहां पर रहता है। अगर आपका ऊपरी अध्ययन होगा, बिना अध्ययन के आप बात कर रहे होंगे, तो आप सीधा सीधी क्या बोल देंगे 0 डिग्री पर। लेकिन नहीं साहब, 0 डिग्री पर नहीं होता, बल्कि 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। तभी तो भी एक बात है, 15 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भी 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य मरुस्थल पाए जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी 15 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य मरुस्थल पाए जाएंगे। ये दो बातें तय होंगी। तीसरी बात ये तय करनी है आपको कि क्या इस लैटिट्यूड पर संपूर्ण क्षेत्र जो है वो मरुस्थल होगा, तो इसका जवाब होगा नहीं, बल्कि सिर्फ पश्चिमी भाग इसका मरुस्थल होगा। जो वेस्ट पार्ट है मरुस्थल का, भी समझाते हैं आपको मैप दिखा करके, तो आप समझ जाएंगे, सिर्फ वही होगा, बाकी पूर्वी भाग नहीं होगा। तो पश्चिमी भाग क्यों होगा, पूर्वी भाग क्यों नहीं होगा, ये एक प्रश्न है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए कि आखिर 15 से 35 डिग्री तक ही मरुस्थल क्यों होता है, और ये पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर ही क्यों होता है। ये 2 प्रश्न बहुत ही है। तो ये जो पहला प्रश्न है, उसका उत्तर हमने अभी अभी आपको दिया है ना भाई, कि मरुस्थल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि तापमान अधिक हो, वर्षा कम हो और आर्द्रता नहीं। तो अब हम लोग को खोज करनी है कि हमारे ग्लोब पर ये तापमान अधिक होने वाली, वर्षा कम होने वाली, आर्द्रता कम होने वाला स्थान कहां पे है। तो हमने अभी अभी जो बातें आपको कुछ देर बताई, फिर उसको पुनः दोहरा रहे हैं ताकि समझने का क्रम पूर्ण हो जाए ये। और वो बात ये दोहराना है हमको कि जो पृथ्वी का 0 डिग्री से 5 डिग्री के उत्तर दक्षिण दोनों का क्षेत्र है ग्लोब पर, उसको हम लोग शांत कटिबंध या डोलड्रम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पवन नहीं चलता है। पवन कहते किसको हैं? हवाओं के, वायु के क्षैतिज संचरण को। तो इन 10 डिग्रियों के मध्य में, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में हवाओं का, वायु का क्षैतिज संचरण नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पवन नहीं चलता, इसलिए हम कहते हैं कि ये शांत पेटी है, डोलड्रम। तो क्या वायु एकदम नहीं है यहां पर? तो इसका जवाब है नहीं है। वायु का संचरण क्षैतिज न होकर करके, बल्कि इन अक्षांशों के मध्य लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। और जब वायु का वर्टिकल संचरण होता है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वायु राशि, एयर करंट।
नहीं कि पवन बोलते हैं। वायु अगर क्षैतिज चले तो पवन कहलाएगा, वायु अगर लंबवत चले तो वायु राशि एयर करंट कहलाएगा। बात समझ में आई? बोलते हैं क्यों नहीं? यस सर। पूरी पूरी। यस सर। अब देखिए ऊपर चला जाएगा तो कहाँ भगवान कहाँ चल जाएगा वो। अब ये दूसरा पड़ाव आपको समझना है, तो थोड़ा सा मैपिंग का सहारा लेते हैं हम, ताकि आपको हम अच्छे ढंग से समझा पाए कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री से हवा जो है वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। इस हवा को क्या बोलते हैं पता है आपको? यस सर। व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। जो किधर से चलती है? 23.5 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलती है। अब 0 डिग्री पर यह हवा पहुंचेगी, 0 डिग्री पर यह हवा पहुंचेगी तो क्या होगा? डोलडर्म का सामना करना पड़ेगा ऊपर से, यानी वायु धारा का, एयर करंट का। तो उस एयर करंट के साथ ये व्यापारिक पवनें भी ऊपर की ओर उठ जाएंगी, और ऊपर की ओर जब उठेंगी तो फिर ऊपर उठने के बाद चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। तो जब ये मुड़ जाएगी तो 23.5 डिग्री पर पहुंचेगी, और चूंकि ये गई है कहां से? तो 0 डिग्री से। इसका तापमान अधिक होगा कि नहीं होगा? सूर्यताप सबसे ज्यादा 0 डिग्री पर प्राप्त किया जा रहा है, तो ये गर्म हवा होगी। तो गर्म हवा जब होगी तो ये पहुंच जाएगी जब 23.5 डिग्री पर, तो उस क्षेत्र को गर्म कर देगी। इसलिए सबसे अधिक तापमान 0 डिग्री पर नहीं पाया जाता है, बल्कि सबसे अधिक तापमान 23.5 डिग्री ये उसके निकट में पाया जाता है। एक तो प्रश्न आपका ये हुआ कि तापमान अधिक क्यों 23.5 डिग्री पर है। अब देखिए तापमान जब अधिक है तो वर्षा होनी चाहिए, होती है वर्षा। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा कि ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा इसका। तो जब मुड़ेगी तो आर्द्रता ग्रहण करेगी और पूर्वी तट पर बारिश करेगी, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर अपने मुड़ेगी तो यहां भी पूर्वी तट पर बारिश करेगी। यानी दिशा विपरीत होने के कारण दोनों गोलार्धों में, अगर दिशा समान होता तो एक में पूरब में बारिश करती, दूसरे में पश्चिम में कर देती। लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण दोनों गोलार्धों में बारिश ये अपना कहां उलेड़ देगी? तो पूर्वी तट पर। इसीलिए पूर्वी तट पर विश्व में वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं, और पश्चिमी तट पर जो है वो क्या, मरुस्थल अधिक पाए जाते हैं। अब बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो मैंने आपको ये बात लिखी कि 15 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर विश्व के अधिकांश मरुस्थल या डेजर्ट पाए जाते हैं, और ये जो डेजर्ट है संपूर्ण विश्व के भूमि का 1/7वां भाग या 15% है। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए हम
अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। कि तीसरी बात कि विश्व के जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है वो थोड़ा देखा जाए। विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल, इस बात को साबित करने के लिए कि महादेश के पश्चिमी तट पर है, तो ये जरूरी हो जाएगा कि हम लोग देखें कि पश्चिमी तट पर कहां कहां कौन कौन मरुस्थल है ना। तो उसमें सबसे पहला एक क्रम से चलते हैं। जैसे पहला है मोजेबी, जेबी मरुस्थल। ये कहाँ है साहब? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। दूसरा जो है सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, ये कहां है साहब? तो मैक्सिको में। ठीक है। सोनोरन। हाँ, अब आ जाइए सेचूरा मरुस्थल। सेचूरा मरुस्थल ये कहां है भाई? तो पेरू में। पेरू चिली की तरफ। उसके बाद आ जाइए अटाकामा मरुस्थल। ये सब जितना लिख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में। ठीक है। उसके बाद आ जाइए तुर्किस्तान मरुस्थल, तुर्किस्तान मरुस्थल, ये तुर्कमेनिया में, तुर्कमेनिया, अजरबैजान, ये सब में। उसके बाद गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ है साहब? तो बोत्सवाना और नामीबिया में है। बोत्सवाना और नामीबिया में। ठीक है, यहां फैला हुआ है। और एक लास्ट ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये नाम ही से आपको पता चल गया कि कहाँ है। और एक लास्ट है सहारा मरुस्थल।
ये कहाँ है? तो अफ्रीका में, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। तो आप देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि ये आप लिख लिए। अब मैपिंग के जरिए समझिए। पहला हमने क्या बताया आपको? मोजेबी मरुस्थल। अमेरिका। तो ये जो इलाका है, यहां पर ये मरुस्थल है। तो देखिए महाद्वीप का पश्चिमी तट हुआ कि नहीं है? जी सर। उसके बाद आ जाइए सोनोरन मरुस्थल, दूसरा ये यहां पर है। तो ये मैक्सिको में है। मोजेबी मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका में। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। और सोनोरन मरुस्थल ये मैक्सिको है, ये भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। तो जो यहां बात बताई गई थी वो सही है। उसके बाद आ जाइए यहां पेरू। तो पेरू में सेचुरा मरुस्थल है। जी सर। ये जो इलाका देखिए ये भी पश्चिमी तट पर है। और उसके बाद अगला है अटाकामा मरुस्थल। तो ये चिली में आपको बताया वो यहाँ है। आधा चिली अटाकामा मरुस्थल से भरा हुआ है। कुछ भाग इसका आपको अर्जेंटीना में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकांश चिली में ही मिलता है। ठीक है। उसके बाद तुर्किस्तान और गोबी मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान का जो ये इलाका देख रहे हैं, और ये मंगोलिया का इलाका, ये दो, ये तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है, मंगोलिया। तो हमने आपको बताया कि अपवाद के रूप में मध्य में भी कोई मरुस्थल है, तो इसको आप अपवाद के रूप में मानिए। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल यहाँ है, तो ये इसी भाग में है, तो पश्चिमी तट पे है। इसी तरीके से विश्व का सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। तो आप देखिए अफ्रीका के जो है वो, और बल्कि यहां से लीजिए, ये पूरे इलाका में सहारा मरुस्थल कुल 10 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। भारत का अगर आप देखिए तो ये भी इस महाद्वीप तो ये नहीं, लेकिन भूभाग है। तो ये जो पश्चिमी तट है इसका, यहीं पर पाया जाता है थार मरुस्थल। तो इस तरीके से छात्रों, हमने जो मरुस्थल का डेजर्ट की परिभाषा दिया और जो नामकरण हमने बताया आपको विभिन्न मरुस्थलों का, उसको मैप के माध्यम से हमने साबित किया कि कौन मरुस्थल कहाँ पर है। आप भी अपने अध्ययन के क्रम में अपने घर पर मैपिंग कर करके मरुस्थलों को इंगित के कर लेंगे और हमें दिखा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि कौन मरुस्थल कहाँ है, आपको पूरी बातें याद हो जाएंगी। क्लियर? अब देखिए अगला जो चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है, मरुस्थल पारिस्थितिकी, क्योंकि हम लोग इकोसिस्टम्स पढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम्स में आपको पता ही है कि पादप और जंतुओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। मूलभूत बात ये है, परिवेश के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो परिवेश तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आते हैं पादप और जंतुओं के बारे में। ठीक है। तो अगर मरुस्थलीय पादप की बात करें तो मरुस्थलीय पादप के 3 रूप हम लोग को देखने को मिलते हैं। कितने रूप? 3 रूप। पहला रूप जो होगा वो वार्षिक झाड़ियां होंगी। जो वर्षा के जल से प्रभावित होंगी। और दूसरा जो होगा वो गुद्देदार पौधे होंगे।
ये अपने अंदर जल संचित रखेगा। ठीक है। और तीसरा जो होगा वो छोटे वृक्ष होंगे जो जिनकी जड़ें लंबी होंगी। ये दोनों कैक्टी समूह के होंगे। कांटेदार। कैक्टस जिसको बोलते हैं। यस सर। तो जो मरुस्थल में पादप होगा उसका 3 रूप होगा। एक अभी अभी मैंने आपको बताया कि अल्प मात्रा में जल होता है 10 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो जब वर्षा होगी, जल होगा, तो उस पीरियड में मरुस्थल में झाड़ियां उगाएंगी, जिसको हम लोग वार्षिक झाड़ियां बोलते हैं। और ये मौसमी होगा, जब तक वर्षा होगी ये उसका प्रभाव रहेगा, तभी तक झाड़ियां रहेंगी। उसके बाद झाड़ियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पाया जाएगा वो कैक्टी समूह या कैक्टस रूप का जो पौधा है वो पाया जाएगा। तो इसके 2 रूप होंगे। एक गुद्देदार पादप होगा जो अपने अंदर जल संचित स्टोर रखने की कैपेसिटी उसके अंदर होगी, और वो फूला हुआ मोटा होगा। जैसे हाँ, एलोवेरा। जैसे पुदीना। हाँ। और दूसरा छोटे वृक्ष होंगे तो इनकी जड़ें बहुत गहराई में अंदर चली जाएंगी, और ये जल भूमि के अंदर से लेंगे। इसमें छोटी छोटी पत्तियां होंगी। तो ये भी छोटी छोटी पत्तियां होने के बावजूद भी ये जो है वो क्या बोलते हैं, अपने वाष्पोत्सर्जन को कम कर पाती हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रख पाती हैं। इनमें कुछ पादप समूह ऐसे होते हैं जिनके तना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और उनका तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती। तो ऐसा प्रश्न आपको आए कि क्या पादप वर्ग में तना भी क्लोरोफिल पाया जाता है या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो आप लिखेंगे कि हाँ, एकदम होती है। और वो उन पादपों में जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, उनके तना में ही क्लोरोफिल होती है, और वही जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए उनके तना क्या होते हैं, हरे हरे होते हैं। क्लियर। अब देखिए कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जंतु होता है, मरुस्थलीय जंतु जो होगा, तो इसमें देखिए ऊंट होगा, एक जिराफ होगा, छिपकली होगी, ठीक है। ये सब मरुस्थलीय जंतु है। तब इनके स्थिति में क्या देखिएगा कि इनकी एक खास विशेषता है कि ये जो है इनके पैर लंबे लंबे होते हैं। पैर लंबे क्यों होते हैं साहब? तो इसलिए होते हैं क्योंकि जमीन का जो तापमान है उससे ये बच सके, और ये अधिकांशतः रात में विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में तापमान कम हो जाती है। इसके अलावा ये बहुत कम पेशाब करते हैं, और पेशाब करते हैं, ये मूत्र करते हैं तो बहुत गाढ़ा होता है, तो उससे अपने शरीर के पानी का ये कम विसर्जन कर पाते हैं। चौथी बात यह कि इनमें हम्प बना होता है पीठ पे। तो वो क्यों होता है कि जब पानी या खाद्यान्न मिलता है तो उसमें ये भर लेते हैं, संचित हो जाता है। और जब नहीं मिलता है तो 15 दिन महीनों दिन उसी हम्प का प्रयोग कर करके ये अपने भूख को मिटाते रहते हैं। तो इस प्रकार का पादप पाए जाते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई,
ये सब के सब उष्ण मरुस्थल के लिए बताए। तो आप कहिएगा सर शीत मरुस्थल भी आप बताए हैं। तो शीत मरुस्थल का जो उपस्थिति है वो अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव में, और आर्कटिक महासागर के पास है, यानी उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, और इसमें पादप और जंतुओं का कोई स्वरूप या ऐसा स्वरूप नहीं पाया जाता है जो अध्ययन का विषय है। अब रह गई बात भारत में। तो भारत का जो थार मरुस्थल है वो वास्तव में सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल का ही विस्तार है। ये क्वेश्चन आता है। भारत का जो थार मरुस्थल है वो सहारा और अरब मरुस्थल का ही विस्तार है। और भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां इनका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। भारत में शीत मरुस्थल भी है, और शीत मरुस्थल कहाँ है? तो लद्दाख में है। और यहाँ 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आप कभी भी रेगिस्तान का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि रेगिस्तान में 25% वर्षा हो रही है, और रेगिस्तान से भी कम वर्षा कहाँ हो रही है? लद्दाख में, जो कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, बर्फ वाला है। तो ये पूरी बातें मैंने आपको बताई मरुस्थल के बारे में। हम समझते हैं कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र से आप पूरी तरीके से परिचित हो गए। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो टुंड्रा मरुस्थल पर अध्ययन करेंगे, ये वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।